आज हम एक ऐसी आवाज की कहानी लेकर आए हैं जिसे हम सबने सुना है, लेकिन इसके पीछे की कहानी शायद हमें मालूम नहीं। हम बात कर रहे हैं 1960 और 70 के दशक की मशहूर गायिका सुमन कल्याणपुर की। एक ऐसी आवाज जिसकी तुलना अक्सर भारत की नाइटिंगेल लता मंगेशकर से होती है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक संयोग था या इसके पीछे एक पूरी दास्तान छिपी है? आज हम उनकी प्रतिभा, उनके संघर्ष और उनके अनछुए पहलुओं पर बात करेंगे। भारतीय सिनेमा के सुनहरे दौर में जब लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसे आवाजें पूरे देश पर राज कर रही थी, उसी समय एक और गायिका ने अपनी अलग पहचान बनाई। वो थी सुमन कल्याणपुर। उनकी आवाज की तुलना अक्सर लता मंगेशकर से की जाती थी। उनकी आवाज लता जी से इतनी मिलती जुलती थी कि लोग अक्सर उनके गानों को लता जी का गाना समझ लेते थे। एक बार मशहूर रेडियो शो छाया गीत ने भी ये गलती की। सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी के एक गाने को गलती से लता मंगेशकर का गाना बता दिया था। 1960 के दशक के दौरान सुमन कल्याणपुर के एक के बाद एक हिट गाने ने लता मंगेशकर की नंबर 1 की पोजीशन को खतरे में डाल दिया था। ये समानता उनके लिए वरदान भी थी और अभिशाप भी। वरदान इसलिए क्योंकि उन्हें बहुत जल्दी पहचान मिली, लेकिन अभिशाप इसलिए क्योंकि ये पहचान हमेशा किसी और के साये में रही। साल 1960 का दशक एक ऐसा समय था जब भारतीय संगीत जगत में एक बड़ा मोड़ आया। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के बीच रॉयल्टी को लेकर विवाद हो गया और दोनों ने 2-3 सालों तक साथ गाना बंद कर दिया। यह एक ऐसा समय था जिसने सुमन कल्याणपुर को एक बड़ा मौका दिया। रफ़ी साहब को एक ऐसी आवाज की जरूरत थी जो लता जी की जगह ले सके। इस दौरान सुमन कल्याणपुर ने रफ़ी साहब के साथ एक के बाद एक कई सुपरहिट गाने रिकॉर्ड किए। इस समय कुछ संगीतकारों का मानना था कि अगर ये विवाद और लंबा चलता तो शायद सुमन जी लता जी को नंबर 1 की कुर्सी से भी हटा सकती थी। हालांकि लता जी की वापसी के साथ संगीत जगत का संतुलन फिर से बदल गया। शायद ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि सुमन कल्याणपुर और लता मंगेशकर ने अपने पूरे करियर में केवल एक ही युगल गीत गाया। ये 1959 की फिल्म चांद का गाना था। इस गाने की सबसे खास बात यह है कि इसे लता मंगेशकर और सुमन कल्याणपुर ने एक साथ गाया था। अपने पूरे करियर में इन दोनों महान गायिकाओं ने केवल यही एक गाना साथ में रिकॉर्ड किया था, जो इसे और भी खास बनाता है। इस गाने को सुनकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा हिस्सा लता जी ने गाया है और कौन सा सुमन जी ने, क्योंकि दोनों की आवाजें एक दूसरे से इतनी मिलती जुलती थी। यही वजह है कि ये गाना भारतीय संगीत प्रेमियों के बीच एक खास जगह रखता है। दोनों की आवाज़ों में फ़र्क करना लगभग नामुमकिन है। ये इस बात का सबूत है कि उनकी आवाज़ें कितनी समान थी, लेकिन इस समानता ने उनके करियर को भी नुकसान पहुंचाया। कई निर्माता और संगीत निर्देशक उन्हें काम देने से बचते थे क्योंकि उन्हें डर था कि लोग उनकी आवाज़ को लता जी की कॉपी मानेंगे। हालांकि कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने इस समानता का फ़ायदा उठाया। जब उन्हें लता जी से तारीखें नहीं मिलती थी तो वो सुमन कल्याणपुर को साइन कर लेते थे और सुमन जी पार्श्व गायन के लिए काफ़ी कम फीस भी लेती थी, जिससे निर्माताओं को आर्थिक फायदा होता था। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद जब कवि प्रदीप ने अमर गीत ए मेरे वतन के लोगों लिखा तो इसे सुमन कल्याणपुर को गाना था। उन्होंने इस गीत का पूर्वाभ्यास भी किया था, लेकिन अंतिम समय में लता मंगेशकर को इस श्रद्धांजलि गीत गाने के लिए चुना गया। इस घटना पर सुमन जी ने कभी खुलकर बात नहीं की, लेकिन ये उनके करियर का एक दुखद मोड़ था। ये दिखाता है कि कैसे एक प्रतिभाशाली कलाकार को बार बार किसी और की छाया में रखा गया। सुमन कल्याणपुर ने हिंदी के अलावा मराठी, कन्नड़ और बंगाली जैसी कई भाषाओं में 800 से अधिक गाने गाए। अपनी प्रतिभा के बावजूद उन्हें हमेशा एक
अंडररेटेड गायिका माना गया। हालांकि जनवरी 2023 में भारत सरकार ने उन्हें देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया। ये उनके दशकों के योगदान का सम्मान था, जो संगीत जगत ने देर से ही सही लेकिन आखिरकार स्वीकार किया। सुमन कल्याणपुर की कहानी हमें सिखाती है कि प्रतिभा को हमेशा पहचान नहीं मिलती। वो एक ऐसी कलाकार थी जिन्होंने कभी विवादों में रहना पसंद नहीं किया। उन्होंने चुपचाप अपनी कला का प्रदर्शन किया और एक विशाल संगीत विरासत छोड़ी। हालांकि उनकी आवाज़ की तुलना हमेशा लता जी से की गई, लेकिन सुमन जी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। वो संगीत की दुनिया में एक ऐसा सितारा है जिसकी चमक शायद किसी और की रोशनी में थोड़ी फीकी पड़ गई, लेकिन जिसकी अपनी रोशनी कभी कम नहीं हुई।